नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम वाले पर। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भारतीय इतिहास की इस श्रृंखला के क्रम में ये चौथी क्लास है। पिछली 3 क्लासों पर हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन साथ ही साथ वैदिक एरा के पूर्व वैदिक काल पर चर्चा कर चुके हैं। ये उसी क्रम में ये चौथी क्लास है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। आज हम डिस्कशन करेंगे कि उत्तर वैदिक काल का राजनीतिक व्यवस्था कैसा हुआ करता था, साथ ही साथ सामाजिक संगठन, आर्थिक जीवन कैसा हुआ करता था, धार्मिक जीवन कैसा हुआ था, इन बिंदुओं पर भी चर्चा करेंगे। राइट ना? इससे पहले वाले क्लास में हमने वैदिक काल पढ़ा और वैदिक काल को हमने 2 भागों में बाँटा। 2 भागों में हमने बाँटने के पश्चात उसके बारे में अध्ययन किया कि वेदास की कब रचना हुई, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ कब आए। इन सब पर भी हमने क्या है, एक विस्तृत चर्चा करी है, साथ ही साथ उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है। ये उसी क्रम में ये चौथी क्लास है और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं किस पर? उत्तर वैदिक काल पर चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम थोड़ी देर के लिए चर्चा करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आप में से कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर यूपी स्पेशल पर भी फोकस किया जाए, यूपी स्पेशल पर क्लासेस लाई जाए, तो बहुत जल्द ही हम यूपी स्पेशल पे भी क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। बस आप लोगों का प्यार चाहिए, थोड़ा-सा आप लोगों का समर्थन चाहिए। क्या करना है आप लोगों को? चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर भी करते रहना है, साथ ही साथ मैं बार-बार कह रहा हूँ कि एक बार समय हमारे साथ गुजारिए, धैर्य रख कर के वीडियोज़ को देखिए और उस पे फीडबैक करिए। उसके साथ-साथ क्या है, आप खुद ब खुद देखेंगे कि एक के बाद एक आपके टॉपिक क्या हैं, कवर हो रहे हैं, राइट ना? तो आइए हम चर्चा करते हैं आज का जो टॉपिक हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल हमने अगर बात किया जाए तो जब हमने शुरुआत की चैप्टर को तो हमने इस काल को वैदिक काल को 2 भागों में बाँटा। वैदिक काल को हमने 2 भागों में बाँटा और वो कौन-कौन से भाग हुआ करते थे? वैदिक काल को जो हमने 2 भागों में बाँटा, वैदिक काल को हमने 2 भागों में बाँटा वैदिक काल अध्ययन की दृष्टि से। एक आपका आया पूर्व वैदिक काल और दूसरा आपका आया उत्तर वैदिक काल। अर्ली वैदिक पीरियड, राइट? अर्ली वैदिक पीरियड एंड उत्तर वैदिक काल। अर्ली वैदिक पीरियड पर हमने पिछली क्लासेस में चर्चा कर ली है, ठीक है? इसका जो टाइम पीरियड रहा है, टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर के ये 1000 बीसी के अंतर्गत जो काल था उसको पूर्व वैदिक काल के नाम से जाना गया। वहीं उत्तर वैदिक काल का जो टाइम पीरियड था 1000 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक का जो टाइम पीरियड जो एरा हुआ करता था उसे हमने उत्तर वैदिक काल में बाँटा, राइट ना? आइए उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक जीवन पे भी चर्चा करेंगे, बाकी अन्य बिंदुओं पर चर्चा करें। तो भारतीय इतिहास में उस काल को जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, उपनिषदों पर चर्चा हुई है, उसे किस नाम से जाना गया है? उसे उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना गया। उत्तर वैदिक काल के नाम से क्या है? जाना गया। इस युग में जो सभ्यता का केंद्र था, वो पंजाब से हट करके अब क्या है, इसका विस्तार हो रहा है। अब ये कुरुक्षेत्र में जा रहा है। किस क्षेत्र में जा रहा है? दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में जा रहा है। साथ ही साथ इसका जो विस्तार देखने को मिल रहा है, अब ये कहाँ जा रहा है? अब ये गंगा, यमुना, दोआब मैदान में आ चुका है। राइट ना? अब इस संस्कृति का जो मुख्य केंद्र होगा, वो मुख्य केंद्र कौन-सा है? वो मुख्य केंद्र आपका मध्य देश होगा, मध्य देश होगा। कुरु और भरत मिलकर कुरु बन रहे हैं। तुर्वस और किर्की मिलकर पांचाल है, मतलब यहीं से अब क्या है, अभी अभी यहीं से क्या है, जन रहेंगे, जन से जनपद का कॉन्सेप्ट आएगा और जनपद से क्या है, महाजनपद की ओर। तो अभी जो छोटे-छोटे जो क्षेत्र हुआ करते थे, जिनको प्रारंभ में जन कहा गया, पूर्व वैदिक काल में जन कहा गया, उत्तर वैदिक काल में उनका विस्तार होगा, ठीक है? कुछ छोटे-छोटे क्षेत्र होंगे, जो छोटे-छोटे कबीले होंगे, वो मिल करके क्या बनाएँगे, जनपद का निर्माण करेंगे और यही आगे चल करके 600 बीसी के आसपास में यही आगे चल करके महाजनपद के रूप में तब्दील होंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रा हमें ये बताइए, क्योंकि आपके पीसीएस में क्वेश्चन आरओ में, साथ ही साथ अन्य राज्यों में क्वेश्चन पूछा गया है। इन जो 16 महाजनपद है ना, ये 16 महाजनपद, इन 16 महाजनपद का उल्लेख किन ग्रंथों में हुआ है? हिंट मैं आपको दे देता हूँ, एक बौद्ध साहित्य और एक जैन साहित्य है। इन दोनों में उन 2 साहित्यों के नाम बताने हैं, जिनमें 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है, राइट? आइए उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने आपको बताया कि भरत और पुरु कबीले मिलकर के आपस में कुरु राज्य का निर्माण हो रहा है, किरवी और तुगलक मिलकर के क्या बन रहे हैं? पंजाब राज्य का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। इस काल में जो राज्य का लोकप्रिय स्वरूप था, वो राजतंत्रात्मक हुआ करता था।
ठीक है? राजतंत्रात्मक मतलब क्या है? जो शासन व्यवस्था रहेगी, अब वो कैसी रहेगी? राजा का पद जो रहेगा वो वंशानुगत रहेगा। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है गणतंत्र राज्यों का भी उल्लेख मिलता है, जैसा कि आगे हम पढ़ेंगे। वज्जी संघ और मल्ल संघ 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गणतंत्रात्मक या गणराज्यों का स्वरूप हुआ करता था। वज्जी संघ के अंतर्गत 8 गणराज्य आएँगे, मल्ल संघ के अंतर्गत 2 गणराज्य आएँगे, तो टोटल जो गणराज्य यहाँ पर मिलेंगे, वो जहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था होगी वो यहाँ पर क्या है, वो मिलेंगे 10। वैसे देखा जाए राजतंत्रात्मक में राजा का पद वंशानुगत होता था, लेकिन राज्य का निर्वाचन भी किया जाता था, कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था। और राज्य की सहायता के लिए सभा और समिति नामक 2 परिषदें हुआ करती थी। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ओवरऑल देखा जाए पूर्व वैदिक काल में तो ये जो परिषदें हुआ करती थी 3 हुआ करती थी, सभा, समिति और विधर। सभा एज़ लाइक लोकसभा, वर्तमान में देखा जाए तो लोकसभा के अनुरूप हुआ करती थी। स समिति जो हुआ करती थी वो लोकसभा के अनुरूप होती थी, जो सभा होती थी वो राज्यसभा के अनुरूप होती थी। समिति समिति जो था वो आम लोगों की संस्था हुआ करती थी, वहीं सभा देखा जाए तो कुछ विशिष्ट जनों की संस्था हुआ करती थी। पूर्व वैदिक काल में सभा और समितियों में भाग लेती थी महिलाएं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की संख्या यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। धीरे-धीरे महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर कम हो रही है। ध्यान दीजिएगा फिर से मैं आपको बता दूं, जो समिति है वो एज लाइक लोकसभा और जो सभा है वो एज लाइक राज्यसभा हुआ करती थी। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अथर्ववेद में समिति और सभा को क्या है प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन भी इससे किए थे। राइट ना? तो उपनिषद काल में ऐसे कुछ राजा हुए हैं जो ब्रह्म ज्ञान और अध्यात्म चिंतन से जुड़े रहे हैं, जिसमें विदेह के जनक भी रहे हैं, कैकेय के अश्वपति भी रहे हैं, काशी के अजातशत्रु उसके साथ-साथ पांचाल के परवा जावल भी रहे हैं राजा, जो कह सकते हैं जो आध्यात्म चिंतन से भी जुड़े हैं, ब्रह्म ज्ञान से भी जुड़े हुआ करते थे। उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में अगर हम बात कर रहे हैं तो वैदिक काल में अगर हम बात करते हैं तो पांचाल सर्वाधिक विकसित राज्य हुआ करता था और सतपथ ब्राह्मण में इन्हें वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि भी कहा गया। उत्तर वैदिक काल में हम बता चुके हैं जैसे कि राजतंत्र ही शासन का आधार हुआ करता था, कहीं-कहीं गणराज्य मिले हैं और उत्तर वैदिक काल में जो नियमित कर थे, उसकी प्रतिष्ठा क्या हो रही है? स्थापित हो रही है। आइए हम सामाजिक जीवन पर हम क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो उत्तर वैदिक काल का जो समाज है, उत्तर वैदिक काल का जो समाज है, वो 4 वर्णों में विभक्त है। किसमें विभक्त है? 4 वर्णों में क्या है? ये विभक्त है। कौन-कौन सा है? ब्राह्मण, राजन्य या कह सकते हैं जिनको क्षत्रिय या तीसरे कौन से थे? वैश्य थे और चौथा कौन-सा था? शूद्र हुआ करता था। इस काल में देखा जाए, तो इस काल में यज्ञ का अनुष्ठान बढ़ गया था, जिससे ब्राह्मणों की जो शक्ति हो रही है, उसमें अपार वृद्धि देखने को मिल रही है। ब्राह्मणों की शक्ति में क्या है? अपार वृद्धि देखने को मिलती है। और ध्यान दीजिएगा, इस काल में जो वर्ण व्यवस्था का जो आधार था, इस काल में जो वर्ण व्यवस्था का आधार था, वो कर्म पर आधारित ना होकर के अब वो जन्म पर आधारित हो गया। पहले देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल में हमने क्या देखा, जो वर्ण व्यवस्था का आधार था वो कर्म पर आधारित था। जबकि इस काल में हमने क्या देखा, इस काल में जो वर्ण व्यवस्था का आधार हुआ करता था, वो अब कर्म पर आधारित ना होकर के किस पर हो गया था, वो जन्म पर आधारित हो गया था। वर्ण व्यवस्था की वास्तविक स्थापना जो हो रही है, वो उत्तर वैदिक काल में हो गई थी और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्गों में अंतर स्पष्ट करने के लिए भेद परक वर्ग मतलब अब इनमें भेद दिखाई पड़ने लगा था। पहले क्या था? स्टार्टिंग में हमने बताया कि पूर्व वैदिक काल में एक ही परिवार में अलग-अलग वर्ण के लोग हुआ करते थे, तो उनमें विभेद करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। इस काल में वर्ण व्यवस्था काफ़ी जटिल होने लगे। वैश्यों को अनस्य या बलकृत या कर देने वाला और शूद्रों को अनस्य प्रेस कहा गया। ध्यान दीजिएगा 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अनस्य किसे कहा गया? वैश्यों को कहा गया, ठीक है? और शूद्रों को क्या कहा गया? अनस्य प्रेष्य कहा गया अर्थात मतलब क्या है? दूसरों की सेवा करने वाले ये हुआ करते थे। दूसरों की सेवा करने ले मतलब हमने सीधे-सीधे बताया, ठीक है? यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था का आधार अब क्या है? कर्म आधारित ना होकर के अभी जन्म आधारित हो गया था और अब वर्णों में कठोरता भी आने लगी थी। अस्पृश्यता का उल्लेख नहीं है, ठीक है? हाँ, कहीं-कहीं शूद्रों के वर्ण मिले लेकिन
शूद्र यज्ञ तो कर रहा है, लेकिन देखेंगे आगे चल करके ब्राह्मण युग आएगा और ब्राह्मण युग तक महिलाओं और शूद्रों की समाज की मुख्य धारा से क्या होने लगेंगे, बाहर होने लगेंगे। अब समाज में अनेक श्रेणियों का धीरे-धीरे उदय होने लगा था, जो कठोर होकर के अब क्या है, विभिन्न जातियों में क्या है, ये बदलने लगी थी और अब जो व्यवसाय थे, व्यवसाय अब वो क्या होने लगे थे, अब वो अनुमानसिक होने लगे थे। व्यवसाय क्या है, अनुमानसिक होने लगे थे। ऐतरेय ब्राह्मण एक ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसमें चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन भी किया गया है। इसी काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को द्विज कहा गया है। द्विज का मतलब जिनका दोबारा जन्म, और जानते हैं उपनयन संस्कार के बाद माना जाता है कि इनका दूसरा जन्म हो रहा है। तो मतलब उपनयन संस्कार के अधिकारी कौन-कौन से थे? इस समय उपनयन संस्कार किसका होता था उत्तर वैदिक काल में? तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य का ही उपनयन संस्कार होता था। शूद्रों का उपनयन संस्कार होना बंद हो गया था। ठीक है? चौथा वर्ण जो हुआ करता था शूद्र, वो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था और यहीं से शूद्रों को क्या है, अपात्र या कह सकते हैं आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हो गई। उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो गौड़ प्रथा गोत्र प्रथा भी स्थापित हुई थी और अब गोत्र विवाह की प्रथा भी यहाँ पर चल पड़ी थी। यहीं पर 4 आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में अगर देखा जाए स्त्रियों की दशा, तो इस काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। 16-17 वर्ष की आयु में कन्या का विवाह होता था। इस लाइन से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है कि स्त्रियों का विवाह कब होता था? तो वो 16-17 मतलब जब वो बालिग हो जाती थी तब उनका क्या होता था? विवाह होता था। गोत्र विवाह वर्जित था, मतलब सेम गोत्र में विवाह क्या था? वर्जित हुआ करता था। इस काल में स्त्रियों को शिक्षा-दीक्षा का पूर्ण अधिकार था। स्त्रियाँ गृह आश्रम में जाकर के शिक्षा ग्रहण कर सकती थी और मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों को असत्यभाषी कहा गया है और इसी ग्रंथ में मनुष्य की 3 बुराइयों में बताया गया है। 3 बुराइयाँ कौन-कौन है? शराब, जुआ और स्त्री। देखिएगा, अब मैत्रेयी संहिता में स्त्रियों की स्थिति कहीं न कहीं देखने को मिल रहा है कि इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आ रही है कि नहीं? मनुष्य की 3 बुराइयाँ, मनुष्य की 3 बुराइयाँ, शराब, जुआ और स्त्री। मतलब अब स्त्रियों की स्थिति में क्या है? एकदम से आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ये कब देखने को मिलती है? उत्तर वैदिक काल के ब्राह्मण युग के समय में। ठीक है? हमने आपको बताया। इसी काल में एक उपनिषद है जिसका नाम है जाबालोपनिषद। इसी काल में आपको बता दिया जाए, एक उपनिषद है आपका जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद में आश्रम व्यवस्था के बारे में बताया गया है। आश्रम व्यवस्था का विवरण है वो प्राप्त होता है। तो जीवन में क्रमबद्धता लाने के लिए लौकिक एवं पारलौकिक सुख की प्राप्ति और मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए हिंदू व्यवस्थाओं ने क्या किया? आश्रम व्यवस्था की स्थापना की। आश्रम की संख्या कितनी है? 4 है। आश्रम व्यवस्था की संख्या कितनी है? 4 है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है क्या है? वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। चारों के क्रम याद रखिएगा, चारों के क्रम याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन सीधा-सीधा आया हुआ है कि आश्रम व्यवस्था का सही क्रम क्या रहा है? चारों व्यवस्था का एक साथ वर्णन जाबालोपनिषद में मिलता है। चारों व्यवस्था में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ बताया गया है क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए मनुष्य अपने 3 धर्म, अर्थ, काम इन सभी का प्रयोग एक साथ करता है, इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आइए हम देखते हैं, ठीक है, उन आश्रम व्यवस्था में कौन-कौन से, तो पहला आपका क्या है? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है 0 से लेकर 25 वर्ष यानी जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक, मतलब ये जो स्टेज है वो कैसी कही जाती है? इसको स्टेज ऑफ स्टूडेंट बोलते हैं। ब्रह्मचर्य अवस्था आश्रम को क्या बोलते हैं? स्टेज ऑफ स्टूडेंट के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है? बच्चा शैक्षणिक विद्या प्राप्त करता है, साथ ही साथ बौद्धिक विकास के लिए आश्रम व्यवस्था की आश्रम ब्रह्मचर्य व्यवस्था की क्या की है? स्थापना की। वहीं गृहस्थ देखा जाए तो वो 25 से लेकर के 50 तक रहता है। इसमें सामाजिक विकास है तो धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति हेतु क्या है? प्रयत्न करता है। ध्यान दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ कौन है चारों में? गृहस्थ है। क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्म, अर्थ और काम इन तीनों का प्रयोग किस आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत करता है? तो गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत क्या है? इन तीनों का वो प्रयोग करता है। चौथी अवस्था है, ये दूसरी अवस्था क्या हो गई? पहली हो गई स्टेज ऑफ स्टूडेंट, दूसरी हो गई स्टेज ऑफ हाउस होल्डर, तीसरी क्या है? ठीक है, स्टेज ऑफ रिटायरमेंट। वानप्रस्थ अवस्था और ये 50 से लेकर 75 वर्ष तक होती है। इसमें आध्यात्मिक उत्कर्ष हेतु प्रयास किया जाता है।
और चौथी अवस्था क्या है आश्रम और संन्यास आश्रम, जो कि 75 से लेके 100 वर्ष तक है। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या करना है, प्रयत्न करना है। मोक्ष प्राप्ति करने के लिए क्या है, प्रयत्न करना है, राइट ना। इसी काल में आपको बता दिया जाए, स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार क्या हो गए थे, प्रतिबंधित हो गए थे। अब देखते हैं संस्कार क्या होते हैं। तो मनुष्य के स्वरूप को सुसंस्कृत एवं परिष्कृत करने के लिए संस्कारों की व्यवस्था की गई। संस्कारों की व्यवस्था की गई है, और संस्कारों का ऊपरी उद्देश्य क्या है, अशुभ शक्तियों का निवारण करना तथा भौतिक समृद्धि को क्या करना है, प्राप्त करना। आप जानते हैं 16 संस्कार, 16 संस्कारों में आपने देखा होगा टोटल संस्कारों की जो संख्या देखी है, वो 16 संस्कार सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। सर्वाधिक क्या रहे हैं, 16 संस्कार ये प्रसिद्ध रहे हैं। 16 संस्कार ये दिखे बने हुए हैं सामने, बने हुए। गर्भाधान, माँ के गर्भ में जीव की स्थापना होना, पुंसवन का मतलब पुत्र प्राप्ति के हेतु। सीमांतोन्नयन क्या है, गर्भवती स्त्री के सुख सांत्वना हेतु ये जो किया जाता है वो सीमांतोन्नयन संस्कार होता है। जातकर्म संस्कार कब क्या होता है, तो शिशु के जन्म के समय जातकर्म संस्कार होता है। नामकरण जन्म के बाद होता है, शिशु का नामकरण किया जाता है। निष्क्रमण घर से पहली बार, अच्छा आप लोगों ने देखा होगा ना कि 1.25 महीने बाद बालक को उसके मामा के घर पे क्या घुमाने ले जाया जाता है, राइट ना। तो निष्क्रमण संस्कार जो होता है वो घर से पहली बार बाहर निकालने का एक होता है। अन्नप्राशन, पहली बार अन्न ग्रहण करने पर जो संस्कार होता है उसे अन्नप्राशन के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ चूड़ाकर्म, वही मुंडन संस्कार, अब तो अलग-अलग समय पे होता है, कभी 1 साल पे, कहीं 3 साल पे, कोई 5 साल पे करता है। तो अपनी सुविधानुसार अब तो मुंडन संस्कार होता है। कर्णवेधन, जब शिशु का कान छीटा जाता है। कहीं-कहीं परंपराएँ चलती है कि जन्म के तुरंत बाद क्या है, शिशु का कान छीट दिया जाता है। ठीक है? तो उसे कर्णवेधन के नाम से भी जाना जाता है। अगला संस्कार जो आपका आएगा विद्या आरंभ, जब किसी को ज्ञान अक्षर ज्ञान कराया जाता है। साथ ही साथ उपनयन, जब बालक या कन्या गुरु आश्रम में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं। वेदारंभ, जब पहली बार वेदों का आरंभ किया जाता है। किसान, जब पहली बार मतलब ये अवस्था जो होगी है 14-15 साल की अवस्था होगी है, जब पहली बार दाढ़ी और मूंछ क्या है बनवाता है। ठीक है? ये कौन होता है, किसान हो जाता है। समावर्तन, शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु द्वारा संपन्न कराया जाता है संस्कार, समावर्तन होता है। और फिर इसका विवाह होता है गृहस्थ जीवन में प्रारंभ करने के लिए। तो भैया ये 15वां संस्कार है, और हमें पता है आप में से बहुतों के 15वें संस्कार अभी रुके पड़े हैं। और कब होंगे वो, सिलेक्शन का इंतजार पर, सिलेक्शन का इंतजार हो रहा है, ताकि क्या है गृहस्थ जीवन प्रारंभ किया जाए। ठीक है? तो बिल्कुल मिलेंगे, अनवरत लगे रहिए हमारे साथ, अनवरत लगे रहिए। देखिए, अगर गैप नहीं है तो सफलता निश्चित है, और मैं बता रहा हूँ एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर आपने 8 से 10 महीने एकदम ज़ीरो लेवल से लग करके अगर आपसे 8 से 10 महीने अपने आप को दे रहे हैं, लगातार 8 से 10 महीने तक गैप नहीं आ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं है। अगले 1-2 साल में आपको सिलेक्शन मिलना तय है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। बस बच्चा वो दे नहीं पाता है, स्टार्टिंग का जो 8-10 महीना होता है वो दे नहीं, और बच्चे क्या करते हैं, इधर-उधर ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं। भैया सिलेबस रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करिए। 5-6 महीने लग जाएँगे, आप एक सब्जेक्ट एक-एक पकड़िए। 4-5 सब्जेक्ट अगर आपके तैयार हैं, तो आपका कोई एग्ज़ाम रुकने वाला नहीं। हिस्ट्री तैयार करिए, पॉलिटी तैयार करिए, ज्योग्राफी तैयार कर लीजिए, एनवायरनमेंट उसी में ऐड कर लीजिए। साइंस, जनरल साइंस तैयार करिए। अगर ये 4 सब्जेक्ट है तो किसी भी एग्ज़ाम जिसमें जीएस अगर 100 या 150 क्वेश्चन या 140 पूछे जाते हैं, तो आप देखेंगे कि 70% 65 से 70% आपको इसी 4 सब्जेक्ट से मिल जाएँगे। तो जब 4 आपके तैयार रहेंगे, ठीक है? तो इकोनॉमिक और यूपीएस पसंद हो जाएगा आराम से, थोड़ा-सा करंट पे फ़ोकस करेंगे और फिर ये ईज़ी हो जाएगा आपको। फिर ये क्या आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा, तो ऐसे लग कर के आप लोग तैयारी करिए। तो 15वां संस्कार है गृहस्थ जीवन में प्रारंभ करने के लिए, और अंतिम संस्कार जो क्या होता है वो मृत्यु के समय अंतिम संस्कार किया जाता है, अन्त्येष्टि, वो मृत्यु संस्कार। तो ये 16 संस्कार हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, 16 संस्कारों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट ना? अब इस समय आर्थिक जीवन भी देख लेंगे, कृषि और पशुपालन पे बात कर लेंगे। तो कृषि जीवन के आर्यों का मुख्य व्यवसाय हुआ करता था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया गया है, जुवताई, बुआई, कटाई और मड़ाई का उल्लेख किया गया है। ठीक है? वहीं काठक संहिता है, काठक संहिता में 24 बलों द्वारा खींचे जाने वाले हल के बारे में क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। ठीक है? ऋग्वैदिक लोग जौ या कह सकते थे जौ का उत्पादन करते थे, लेकिन इस काल में क्या है, मुख्य फसल धान और गेहूँ हो चुकी है। धान और क्या है, गेहूँ हो चुकी है। उत्तर वैदिक काल में
कृषि की महत्ता बढ़ चुकी थी, 33% का उल्लेख, अधिक अन्न पैदा करना, और यही हमारा संकल्प होना चाहिए था। सतत ब्राह्मण में व्यवस्थित ढंग से कृषि करने का उल्लेख मिलने लगता है। वहीं कातक संहिता में क्या है, जो अभी हमने जस्ट बताया कि हल को खींचने के लिए 24 बैल लगाए जाते थे, ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। पशुपालन की बात करें तो अथर्ववेद में गोवध करने वालों को मृत्युदंड का विधान किया गया था। हमने आपको बताया है कि गाय एक पवित्र पशु हुआ करती थी, गाय को अघन्या कहा गया। गाय को अघन्या कहा गया। अच्छा, जरा बताइएगा कि अविवाहित कन्या को किस नाम से जाना गया है वैदिक काल? कमेंट सेक्शन में आपका जवाब चाहिए होगा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जवाब चाहिए होगा। व्यवसाय की बात करें तो ऋग्वैदिक काल तो व्यवसाय जो था वो प्रचलित रहे हैं, लेकिन नए व्यवसाय भी इस समय देखने को मिलते हैं। श्याम आयस, ध्यान दीजिएगा, नाम ध्यान रखिएगा। श्याम आयस लोहा, लोहित आयस तांबा कहा गया। आयस किसे कहा गया? कांसा को कहा गया। हिरण किसे कहा गया? सोना को कहा गया। रूप किसे कहा गया? चांदी को कहा गया। शीश किसे कहा गया? शीशा कहा गया। वपु किसे कहा गया? रांगा। तो इन सब का क्या मिलता है? इन सब का हमें उल्लेख यहाँ पर प्राप्त होता है। राइट ना? इन सब का उल्लेख क्या यहाँ पर प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में लोग 4 प्रकार के बर्तनों के परिचित हुआ करते थे। काले व लाल रंग के मृदभांड हुआ करते थे। काले रंग के मृदभांड से भांडे थे। चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग किया गया था, और यहीं पर लाल मृदभांड का भी प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में जो सर्वाधिक प्रचलित देखा जाए, तो लोगों में लाल मृदभांड सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ करते थे, सबसे अधिक लोकप्रिय हुआ करते थे। राइट ना? तो इस उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हो रहा है। लोहे का प्रयोग क्या है? प्रारंभ हो रहा है। उत्तर वैदिक काल में हमने आपको बताया कि शिल्पी के अतिरिक्त कृषि के अतिरिक्त यहाँ पर क्या है? शिल्पियों का उदय भी हो रहा है, और वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था की कुछ विशेषताएं भी हमें देखने को मिलती हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में हमें श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है। श्रेष्ठी जो होते हैं वो श्रेष्ठी का उल्लेख मिलता है। इस श्रेष्ठी जो होती है, कह सकते हैं व्यापार के प्रकार होते थे, व्यापार के जो प्रमुख होते थे, व्यापारिक प्रमुख, और उनमें श्रेष्ठिन जो है, वो श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान व्यापारी हुआ करता था। प्रधान व्यापारी हुआ करता था। ठीक है? चलिए, इसी काल में आपको बता दिया जाए, तैतरीय संहिता में ऋण के लिए कुसीद शब्द का उल्लेख मिलता है। कुसीद शब्द का उल्लेख मिलता है। व्यापार की बात करें तो उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, लेकिन समाज में अभी भी लेन-देन के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम का प्रयोग किया जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब गेहूं दे दो, चावल दे दो, चावल ले लो, घी दे दो, ऐसा चलता था। इस काल में व्यापारियों को वणिक कहा जाता था। व्यापार व्यवस्था देखा जाए, व्यापारियों के अध्यक्ष को श्रेष्ठी कहा जाता था। व्यापारियों के अध्यक्ष को, और ब्याज पर धन देने की व्यवस्था हुआ करता था, जिसे कुसीदी या कुसीद के नाम से भी मतलब ऋण को किस नाम से जाना गया है? कुसीद के नाम से जाना गया है। यजुर्वेद में 100 चौकियों वाली नाव का भी हमें उल्लेख यहाँ पर मिलता है। यही वो काल है जिसमें निष्क, ध्यान दीजिएगा, यही काल है जिसमें निष्क, शतमान, पाद आदि माप की विभिन्न इकाइयां थी। आदि माप की क्या थी ये? माप की विभिन्न इकाइयां थी। इस काल में जो निष्क है, निष्क क्या था? निष्क एक आभूषण हुआ करता था। आगे चल करके क्या था? आगे चल करके ये आभूषण था, और आगे चल करके निष्क एक मुद्रा के रूप में जाना गया। मुद्रा के रूप में भी इसे जाना गया। आइए इनके धार्मिक जीवन पे भी बात करेंगे। तो सतपथ ब्राह्मण में चांदी की मुद्रा हुआ करती थी, इसे सतपथ के नाम से भी जाना गया है। ठीक है? अथर्ववेद में भी चांदी की उल्लेख हमें मिलता है। धार्मिक जीवन पर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो अब धार्मिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन क्या है? आ रहा है। एकेश्वरवाद की प्रवृत्ति क्या होने लग रही है? अब मजबूत होने लगी है। यज्ञ देखा जाए तो यज्ञ इस संस्कृति का क्या हुआ करता था? मूल हुआ करता था। यज्ञ के साथ साथ अब अनेक अनुष्ठान भी किए जा रहे हैं, और यहीं पर शिव की भी पूजा रुद्र के रूप में होने लगी थी। तो इस काल में पहले के जो कभी महत्वपूर्ण देवता थे, उनकी महिमा घट गई थी, और नए नए देवता क्या है यहाँ पर महत्वपूर्ण होने लगे थे। प्रजापति इस काल के सर्वश्रेष्ठ देवता थे, उन्हें देवताओं का पिता भी कहा गया है। पूषण जो थे वो शूद्रों के देवता माने गए हैं, और पूषण के रथ को बकरे हाँकते थे, ऐसा हमें पता चलता है। विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में पूजा जाता था। ठीक है?
कुशन शूद्रों के देवता हुआ करते थे और ये पशुओं के देवता भी क्या है इस काल में माने गए, पशुओं के देवता। ठीक है, लेकिन देखा जाए मेन पशुओं के देवता किसे कहा गया है, मेन पशुओं के देवता रुद्र माने गए हैं। और अब यही क्या है, ये इस काल के महत्वपूर्ण देवता बन जाते हैं और रुद्र की पूजा आगे चल करके शिव के रूप में की जाने लगी। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वैदिक काल में भगवान शिव की या उत्तर वैदिक काल में शिव की पूजा किस या शिव का उल्लेख किस रूप में मिलता है, तो शिव का उल्लेख जो मिलता है वो रुद्र के रूप में मिलता है। रुद्र के रूप में क्या है, ये मिलता है। अग्नि की महत्ता यहाँ पर बनी रही है और इन्हें मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में इनका महत्वपूर्ण है। इन्हें अतिथ कहकर भी पुकारा गया है, अतिथ कह करके भी क्या है पुकारा गया है, right ना? तो वैदिक काल के महत्वपूर्ण, ये ऋग्वेद से 2 से 7 मंडल सबसे प्राचीन है, वंश मंडल इन्हें कहा गया है। उसके साथ-साथ हम आ जाते हैं थोड़ा-सा कि उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के ऋण बताए गए हैं। उत्तर वैदिक काल में अगर हम देखें तो उत्तर वैदिक काल में 3 प्रकार के ऋण बताए गए, 3 ऋण बताए गए। कौन-कौन से हैं? एक आपका है देव ऋण, एक आपके कौन है देव ऋण, दूसरा आपका कौन-सा है ऋषि ऋण, दूसरा आपका कौन-सा है आपका ऋषि ऋण और तीसरा आपका कौन-सा है पितृ ऋण, पितृ ऋण। ठीक है, देव ऋण जो देवताओं की कृपा से मानव जन्म मिला है अतः यज्ञ करके देव ऋण को क्या है चुकाया जा सकता है। ऋषि ऋण क्या है, तो वेदों का जो अध्यापन करके गुरु से जो ज्ञान मिलता है उसे चुकाने के लिए क्या किया जाता है, ऋषि ऋण होता है। और पितृ ऋण धर्म के अनुसार विवाह कर संतान उत्पन्न करके ये ऋण को क्या किया जा सकता है, चुकाया जा सकता है। इस ऋण को क्या है चुकाया जा सकता है। साथ ही साथ कुछ हमें यज्ञ के प्रकार भी मिलना है, होमवर्क आपको दे रहे हैं, इस होमवर्क को करके आपको दिखाना है। तो यज्ञ देखा जाए तो कौन-कौन से यज्ञ हैं, कौन-कौन से यज्ञ हैं, ये आप ज़रा हमें कमेंट करके इसके होमवर्क है ये आपका शूलगांव यज्ञ, ठीक है, पुरुष मेघ यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ, सोम यज्ञ, ये आपका होमवर्क है भैया, होमवर्क जरूर करिएगा, होमवर्क जरूर करिएगा। उसके साथ-साथ ठीक है, राजसूय यज्ञ और एक बड़ा इम्पोर्टेंट है अग्निष्टोम यज्ञ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, व्रातिष्टोम यज्ञ, कौन सा व्रातिष्टोम यज्ञ और सीता यज्ञ और उसके साथ-साथ पंच महायज्ञ, पंच महायज्ञ, ये ध्यान रखिए होमवर्क आपको करना है जिसमें से 2 बहुत इम्पोर्टेंट है। अग्निष्टोम यज्ञ और व्रातष्टोम यज्ञ, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये ठीक करिएगा, ये आपको होमवर्क करना है, नहीं होगा तो हम अगली क्लास में आपकी चर्चा करेंगे। ये सारे पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इन सारे पॉइंट्स को भी हम पहले क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। वैदिक काल से महत्वतः दोगल कोई अवलेख में हिप्पी तथा मताने नामक 2 कबीलों के बीच संधि का उल्लेख मिलता है। इस सब पॉइंट पे हम चर्चा कर चुके हैं। वैदिक साहित्य में सप्त सैन्यों पर देवकृत यानी देवताओं से निर्मित क्षेत्र इसे कहा गया है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने द आर्किटिक होम ऑफ द आर्यन नामक पुस्तक लिखा। इसमें आर्यों का मूल निवासी उत्तरी ध्रुव बताया गया है। और तैतृय उपनिषद में उल्लेख मिलता है कि सदा सत्य बोलो और सदा धर्म का क्या करो, पालन करो। और वैदिक काल में शिक्षा का जो स्वरूप था वो मौखिक हुआ करता था। शिक्षा का जो स्वरूप हुआ करता था वो कौन सा हुआ करता था, वो मौखिक हुआ करता था, राइट ना। चलिए अब हम आज के कुछ क्वेश्चन पे चलते हैं, जिन क्वेश्चन पर आप लोग के लिए चर्चा कर रहे हैं। आइए। आज का पहला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। आज का पहला प्रश्न है जो कि आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू द वैदिक ड्यूटी इंद्रा एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग कोड। आपको उनमें से बताना है सही जवाब कि क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि झंझावत के देवता इंद्र के बारे में, इंद्र के विषय में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। इंद्र के विषय में यहाँ पर क्या है क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए चर्चा करते हैं। आइए क्या करते हैं, चर्चा करते हैं।
झंझावत के देवता थे, पापियों को दंड देते थे, साथ ही साथ नैतिक व्यवस्था के संरक्षक हुआ करते थे और एक आपका ऑप्शन है कि वर्षा के देवता थे। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इंद्र के बारे में क्या है, क्वेश्चन पूछा गया है कि इंद्र के बारे में इनमें से कौन-सा कथन सही है? इंद्र के बारे में इनमें से आपको बताना है कि सर कौन-सा कथन सही है? तो वैदिक देवता इंद्र के विषय में। तो इंद्र के विषय में देखा जाए तो वो झंझावत के देवता थे, वो झंझावत के देवता थे। पापियों को दंड देना ये इनका काम नहीं हुआ करता था। आगे हम बात करेंगे नैतिक व्यवस्था के संरक्षक ये नहीं हुआ करते थे। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक अगले क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा कि नैतिक व्यवस्था के संरक्षक कौन हुआ करते थे? वर्षा के देवता थे। तो पहला और चौथा इनका क्या है? डी इसका क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका सही हो जाएगा। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋतु शब्द वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त ऋतु शब्द किससे संबंधित है? किससे क्या है? संबंधित हुआ करता है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ऋतु विज्ञान के अध्ययन से, नैतिक व्यवस्था से, धर्म संबंधित व्यवस्था से, वैदिक सूत्र से। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। ठीक है? तो ऋग्वेद में तीसरे जो प्रमुख देवता हुआ करते थे, वरुण हुआ करते थे। वरुण जो थे वो प्राकृतिक शक्ति एवं नैतिकता के संरक्षक हुआ करते थे। ठीक है? वे जलनिधि का प्रतिनिधित्व करते थे और ऋग्वेद में इसे ऋतु कहा गया है। ऋतु शब्द का यहाँ जो मतलब है वो किससे मतलब है? वो नैतिक व्यवस्था से संबंधित, नैतिक व्यवस्था को क्या है? संबंधित हुआ करता है। निम्नलिखित में से किसे अतिथि की उपाधि देकर के, अभी तो हमने क्वेश्चन बताया कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे अतिथि की उपाधि देकर के संबोधित किया जाता था? इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम। आपको बताना है इनमें से सही है। किसे किसे अतिथि के रूप में, ये मध्यस्थ की भूमिका भी इनकी रही। आगे चल करके मध्यस्थ की भूमिका हुआ करती थी। उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अग्नि इज द राइट आंसर। अग्नि इज द राइट आंसर। अग्नि को क्या है? अग्नि को अतिथि की उपाधि देकर के संबोधित किया जाता था। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? आज ही हमने इस पे डिस्कशन किया है। योगी, रुद्र, पशुपति और उसके साथ-साथ कल्याणकर्ता। तो युद्ध का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? तो शिव का जो प्रथम रूप साहित्य में मिलता है, वो क्या मिलता है? वो रुद्र मिलता है। वो रुद्र के रूप में इनका क्या है? उल्लेख मिलता है। तो साहित्यिक रूप से शिव का जो है प्रथम रूप रुद्र के रूप में ऋग्वेद में है, जो उग्रता और क्रोध के लिए विख्यात हुआ करते थे। रुद्र में विनाशकारी के साथ-साथ मंगलकारी तीनों ही शक्तियाँ विद्यमान थी। आगे चल कर के रुद्र की पहचान भगवान शिव के रूप में की जाने लगी, भगवान शिव के रूप में। तो शिव की अवधारणा का जो विकास हो रहा है वो उत्तर वैदिक काल में हो रहा है, उत्तर वैदिक काल में। तो ऐसा कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक जो आर्य हुआ करते थे वो शिव से परिचित नहीं थे, शिव से परिचित वो नहीं थे। ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्राकृतवादी, बहुदेववादी, प्रकृत दिग्विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं में आस्था का प्रतिबिंबित करता है। देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप से रखने वालों में की गई। ऋग्वेद के बारे में बताए गए हैं। ऋग्वेद के बारे में यहाँ पर क्या की गई है? चर्चा की गई। ऋग्वेद सनातन अथवा कह सकते हैं हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत है। ऋग्वेद में श्लोकों की संख्या जो है 1028 है। ठीक है? चतुष्वर्ण समाज की जो व्याख्या मिलती है वो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल से मिलती है। यह वर्णित किसमें है? पुरुष सूक्त में इसका वर्णन किया गया है। यह एक बहुदेववादी, प्राकृतवादी, ठीक है, और उसके साथ-साथ प्राकृतिक दृश्य को साकार करने वाले अनेक देवताओं की आस्था को क्या करता है? प्रतिबिंबित करता है। इसमें देवताओं को मनुष्यों के समान शारीरिक रूप से क्या है? कल्पित किया गया है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है? ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 बार, 250 और अग्नि के लिए लगभग 200 श्लोकों की क्या की गई है? रचना की गई है। ऋग्वैदिक काल का जो धार्मिक जीवन हुआ करता था वो क्या है? वो यज्ञ और बलि पर आधारित हुआ करता था और यज्ञ का संचालन पुरोहितों के द्वारा यजमानों के धन धान की प्राप्ति के लिए क्या है? किया जाता था। ये यजमानों के घर पर ही क्या है? किया जाता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएँगे। अच्छा, कौन-सा लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करता है? ऋग्वेद में धर्म को प्राकृतिक बहुदेववादी कहा जा सकता है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी व्यवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएँ हैं। वैदिक यज्ञ पुरोहितों के जिसे यजमान कहा जाता है घर पर किए जाते हैं। ठीक है? और वैदिक यज्ञ 2 प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे, वो जिनके लिए कर्मकांडों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती।
अब इसमें से बताना है, नीचे दिए गए क्लू की सहायता से सही उत्तर का आपको क्या करना है, चयन करना है। सही उत्तर का यहाँ पर क्या करना है, आपको चयन करना है, राइट। चलिए, तो आप लोग इस पर भी आप लोग जवाब दीजिए, क्या होगा इसका सही जवाब, क्या होगा इसका सही जवाब। तो आपको बता दिया जाए, वैदिक युग पुरोहितों के, जिसे यजमान कहा जाता है, नहीं, पुरोहितों द्वारा इसे संपन्न कराया जाता था। ये यजमान के घर, ये ऐसे लिखेगा, ये यज्ञ जो थे, यज्ञ यजमानों के घर पर, यजमानों के घर पर ही पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया जाता था, ना कि पुरोहित के घर जिसे यजमान को, पुरोहित को यजमान, पुरोहितों द्वारा संपन्न कराया। तो ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ, ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ, बाकी सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। ऋग्वेद में धर्म को प्राकृतवादी बहुदेववाद कहा गया है। ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्य समानताएं बिल्कुल है। वैदिक के दो प्रकार के थे, जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे, और वो एक जिनके लिए कर्मकांड की विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। पहला, दूसरा, चौथा इसका राइट आंसर। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसका रथ बकरे खींचते थे? अभी आज ही हमने बताया, आपको बताया है, ठीक है, किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते थे? पूषण, रुद्र, वरुण और यम। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक वरुण हुआ करते थे। रुद्र जो थे, वो रुद्र का भगवान शिव के रूप में वर्णन मिलता है। यम तो आप जानते हैं यम के बारे में, तो इसका आंसर क्या है? पूषण इज द राइट आंसर, पूषण, ठीक है। तो धार्मिक ऋग्वैदिक आर्यों का जो सामाजिक और आर्थिक जीवन जितना सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही टफ हुआ करता था। यहाँ प्रारंभ से ही बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं, ठीक है। आर्यों के प्रधान देवता जो थे, वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हुआ करते थे। क्या है, किसके? प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हुआ करते थे, जिनका मानवीकरण किया गया था। ऋग्वेद में पूषण नामक देवता की स्तुति मिलती थी। आकाश के देवता थे पूषण जो थे, वो चरवाहों और पशुओं के देवता हुआ करते थे, और इनका रथ बकरे खींचते थे। इनका रथ क्या है? बकरे खींचते थे। होता क्या था? होता, या कह सकते हैं होत्र, सिंपल सा होता, या क्या कह सकते हैं, होत्र। क्वेश्चन आपके ये आईएएस 1990 में पूछा गया प्रश्न है, होता क्या। ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला, ऋग्वेद में यज्ञ करने वाला, उपासना करने वाला, ऋग्वैदिक आर्यों को, कालीन ऋषियों को होता कहा जाता था। आपको बताना है, देखिए, अब बहुत क्लोज है, बहुत ऑप्शन जो है बहुत क्लोज है, लेकिन ऋग्वेद में देवों का आवाहन जो करने वाला होता था, वो होत्र के नाम से जाना जाता था। अब कहोगे सर यज्ञ करने वाला भी, देखिए यज्ञ का मिलने उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। तो ऋग्वेद में जो देवों को आह्वान करे, देवों को जो स्तुति करे, उसके जो पुरोहित होता था, उसको होत्र या होता के नाम से भी जाना जाता था। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? वर्ण शब्द आपको बताना है, इनमें से सही जवाब ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद। तो वर्ण शब्द जो हमें देखने को मिलता है, वो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है, और ये 10वां मंडल जो पुरुष सूक्त किसका पार्ट है? ये ऋग्वेद का पार्ट हुआ करता है। किसका पार्ट है? ये ऋग्वेद का पार्ट हुआ करता है। इसमें 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ब्रह्मा के विशिष्ट अंगों से उत्पन्न इन्हें बताया गया है। ठीक है। आरंभ में वर्ण व्यवस्था का जो आधार हुआ करता था, वह कर्म हुआ करता था। आगे चल करके वर्ण व्यवस्था का जो आधार हो गया, वो जन्म हो गया। वो क्या है? जन्म होगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ही उपनयन संस्कार कर सकते थे, यही कारण है कि उन्हें द्विज कहा गया, उन्हें द्विज कहा गया, राइट ना। चलिए, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है, आपको बताना है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। आपको बताना है, तो गोत्र शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, वो ऋग्वेद में मिलता है। वो कहाँ पर मिल रहा है? वो ऋग्वेद में मिल रहा है। ठीक है। आरंभिक जो आर्य जन थे, वो गोत्र में विभाजित होते थे, और गोत्र को किसी ऋषि से जोड़ दिया जाता था। ठीक है। गोत्र को किसी ऋषि से जोड़ दिया जाता था। द्विज किसे कहा गया है? देखिए, हु वर कॉल्ड द्विज, द्विज किसे कहा गया, अभी तो हम बता चुके हैं। ठीक है। शूद्रों को यहाँ से बाहर कर दो, शूद्रा, शूद्रा, शूद्र। ठीक है। तो ये क्या बचेगा? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया। द्विज का मतलब जिनका उपनयन संस्कार होता था, वो द्विज कहलाते थे। ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, व्यापारी। तो ऋग्वैदिक कालीन पढ़ी लोग जो होते थे, वो पशुओं का व्यापार करते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं और पढ़ियों के बीच संघर्ष और देवताओं द्वारा उनके संहार का भी वर्णन मिलता है। पढ़ी लोग ऋण देते थे और ब्याज बहुत अधिक लेते थे, इसलिए इन्हें जेकनाट कहा गया।
तो जो सूदखोर होते थे, सूदखोर को किस नाम से जाना गया है? तो सूदखोर को वेकनाट के नाम से जाना, वेकनाट के नाम से जाना था। तो ऋग्वेद पढ़ी किस वर्ग के नागरिक हुआ करते थे? ये व्यापारी हुआ करता था। पढ़ियों का उल्लेख जो है और आगे चल करके पशु चोर के रूप में भी किया गया है, जो या यहाँ तो व्यापारी के रूप में किया गया है, लेकिन जो परी शब्द का भी उल्लेख मिलता है वो चोर के रूप में भी मिलता है, जो जानवरों को चुरा ले जाते थे, जानवरों का चुरा ले जाते थे। या कह सकते थे गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में जिनका नाम आता है वो कौन होते हैं? वो परी होते हैं। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के रूप में होता था, लेकिन जो परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, शस्त्र, कृषि औजार, लिपि और सिक्का। आगे अभी हमने 10 मिनट पहले आपको बताया कि निष्क शब्द का क्या प्रयोग यहाँ पर आभूषण के रूप में किया जाता है, लेकिन आगे चल करके इसका क्या मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्का। सिक्का के रूप में इसका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया सिक्का। अब इसका प्रयोग क्या है? व्यापारिक लेन-देन के लिए हो गया था। आप जानते हैं कि मौर्य काल तक आते-आते व्यापार में देखा जाए, व्यवसाय में तो नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। जो सिक्के होते थे सोना, चांदी, तांबा इन सब के बने होते थे। ठीक है? सोने के सिक्कों को निष्क कहा जाता था, चांदी के सिक्कों को कसारपट कहा जाता था। इनमें से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? वो सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, वो यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, वो युद्ध में सक्रिय भाग लेती थी, राजसुला होने से पहले उनका विवाह हो जाता। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो सिंपल सा है, हमने आपको बताया 16-17 वर्ष की आयु में विवाह होता था, तो राजसुला होने से पहले उनका विवाह नहीं होता था। ठीक है, बाल विवाह का प्रश्न देखने को नहीं मिला है, यहाँ पर क्या है 30 का सही जवाब है। 30 का क्या हो जाएगा? सही। बिल्कुल सभा की कार्यवाही में देखा जाए तो वैदिक काल की सभा की कार्यवाही में भाग लिया, यज्ञों का अनुष्ठान करते थे, युद्ध में भाग लेने के लिए क्या है प्रमाण हमें मिले हुए। वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन हुआ करता था? हमने आपको बता दिया था जो प्रशासन की व्यवस्था हुआ करती थी, उससे हमने कुल, कुल का मतलब होता है परिवार, उसको हमने अलग-अलग भागों में बाँटा। कुल कुल तो कुछ परिवार मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक ग्राम का निर्माण कर रहे हैं और कुछ ग्राम जो है वो मिल करके देखा जाए तो अभी क्या होता है? जिला प्रशासन का देखा जाए तो सबसे पहले ग्राम पंचायत, फिर क्या है? फिर आपका विकास खंड आता है, ब्लॉक या तहसील आ जाती है, फिर आपका जिला आ जाता है। तो कुछ ग्राम मिल करके क्या बनाते थे? विष का निर्माण करते थे और कुछ विष मिल करके क्या है? जन का निर्माण करते थे। जन का जो हेड होता था वो राजन कहलाता था, विष का जो हेड होता था वो विषपति कहलाता था, ग्राम का जो हेड होता था वो क्या कहलाता था? वो ग्रामणी कहलाता था। और जो कल कुल का हेड होता था वो कुलपति के नाम से जानता था, कुलुप के नाम से भी जाना जाता था। तो आप देखिएगा गाँव का मुखिया कौन है? तो गाँव का मुखिया यहाँ पर ग्रामणी है। गाँव आगे चल कर के यही जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जन जो है वो जनपद में तब्दील होगा और जनपद जो है आगे चल करके 600 BC में महाजनपद में तब्दील हो जाएगा। राइट? तो ये इनका विकास का एक क्रम। वैदिक विभिन्न सभा, वैदिक विभिन्न सभा अगर देखा जाए तो गाँव के व्यावसायिक लोगों की सभा थी, राजदरबार होता था, मंत्री परिषद होता था, समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा हुआ करती थी। वैदिक विभिन्न जो सभा थी, सभा को हमने 3 भागों में बाँटा है। सभा, समिति, सभा और विदत, विदत। ठीक है? एज़ लाइक संसद जैसा हुआ करती थी। समिति जो थी वो एज़ लाइक कैसी हुआ करती थी? लोकसभा हुआ करती थी। सभा एज़ लाइक कैसा हुआ करता था? तो राज्यसभा हुआ करता था और विगत एज़ लाइक प्रेसिडेंट। अब आप खुद ही बताइए, अब आप खुद ही बताइए कैसी है? मंत्रिपरिषदें देखने को मिल रही कि नहीं देखने को मिल रही है? तो वैदिक युग की जो सभा हुआ करते थे, राजनैतिक प्रणाली, ये आरंभिक अवस्था में हुआ करते थे, फिर भी राजतंत्र स्थापित होने के लक्षण विद्यमान हुआ करते थे। ठीक है? सभा और समिति जैसी संस्थाएँ जो थी वो राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करती थी, ठीक है? और सभा जो हुआ करती थी वो श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की सभा हुआ करती थी। सभा राजा पर निरंकुशता राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। वहीं समिति जो हुआ करती थी, समिति का उल्लेख जो किया गया है, उस समिति का उल्लेख आम लोगों की सभा के रूप में किया गया है। आम लोगों की सभा के रूप में काम किया गया है। तो ये क्या है मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। सभा जो है यहाँ पर वो न्यायिक कार्यों से संबंधित हुआ करती सभा जो है वो न्यायिक कार्यों से संबंधित हुआ करती थी। इनसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ऋग्वेद में दासराग पर उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके किनारे लड़ा गया? पारुष्णी, सरस्वती, बिपाशा, अश्विनी। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो वो नदी का नाम क्या है? दासराग युद्ध 10 राजाओं का उल्लेख हुआ करता था और आपको बता दिया जाए ऋग्वेद के 7वें मंडल में, किसके 7वें मंडल में
दासराग युद्ध का वर्णन हुआ करता। एक तरफ थे भरत जन के राजा सुदास, एक तरफ थे भरत जन के राजा सुदास हुआ करते थे और दूसरी तरफ 10 जातियां हुआ करती थी, 5 आर्य थी। कौन कौन थे? 5 आर्य, कुरु, यदु, ये पूछा भी गया है, अनु, तुर्वस और जुहै, जुहै। ये 5 आर्य जातियां थी, ये 5 आर्य जातियां थी और 5 अनार्य भी हुआ करती। 5 अनार्य लघु जातियां जिनको कहा गया है, लघु जनजातियां कहा गया है। लघु जनजातियां कौन कौन सी हुआ करते थे? जिसमें अनिल शामिल था, जिसमें पक्त शामिल था, जिसमें भलानस शामिल था, जिसमें शिव और विषान, ये 5 अनार्य जातियां हुआ करती। तो इनके मध्य एक युद्ध लड़ा गया जो किसके किनारे लड़ा गया? पारसवी नदी किनारे लड़ा गया। पारसवी को किस नाम से जाना जाता है? रावी के नाम से जाना जाता है। इनके जो पुरोहित हुआ करते थे, इनके पुरोहित क्या हुआ करते थे? इनके विश्वामित्र पुरोहित हुआ करते थे। वहीं अगर हम बात करते हैं राजा सुदास के पुरोहित जो हुआ करते थे, इनके वशिष्ठ पुरोहित हुआ करते थे। इस युद्ध में भरत जन के राजा सुदास विजयी होते हैं। सुदास क्या होंगे? सुदास जो है वो विजयी हो रहे हैं। ठीक है, तो पारसी नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया है। ऋग्वेद संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? ऋग्वेद में लगभग 300 शब्द गैर भारतीय यूरोपीय शब्द हैं। ऋग्वेद में दासराग का संदर्भ है। ऋग्वेद में लिखित है कि भरत जन राजा सुदास ने जनजातियों के विरुद्ध मंडल लड़ाई लड़ी थी और 10 राजाओं के युद्ध में पूर्वों ने भरतों का साथ दिया था। ठीक है, बस इसी 2 लाइन में कंफ्यूजन आपको होना चाहिए था। तो 10 राजाओं के युद्ध में पूर्वों ने भरत का साथ दिया था कि पूर्वों ने दासराग और 10 राजाओं का साथ दिया? पूर्वों ने। तो ये क्या हुआ करता था? ये आर्य जातियाँ थी, ये आर्य जातियाँ थी। ये क्या थी? आर्य जातियाँ थी। तो ये गलत हो जाएगा। बाकी तीनों कथन सही है। पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। आंसर इसका क्या है? डी हो जाएगा। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद? अरे यव भैया बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत आसान सा शब्द क्वेश्चन है कि यव का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? यव का प्रयोग जौ के रूप में किया जाता है। धान, धान या चावल या इसी धान कह रहे हैं, तो धान को व्रीहि के नाम से जाना गया। धान को क्या व्रीहि के नाम से जाना गया? माड़ किसे कहा गया है? तो माड़ उड़द को कहा गया, उड़द को माड़ कहा गया। ठीक है, मृदक किसके कहा गया? तो मृदक मूंग को कहा गया है, मूंग को कहा गया है। गेहूं के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया गया है। गोधूम शब्द के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक है, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान? तो हमेशा से इस काल में गाय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। गाय को अगन्या कहा गया है, गाय को अगन्या कहा गया है और गाय संपत्ति का सूचक भी हुआ करती थी। गाय संपत्ति का सूचक भी हुआ करती थी, राइट। निम्नलिखित वैदिक काल में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं? निम्नलिखित वैदिक शब्दों में अगर देखा जाए तो कौन सा शब्द उपकरण का घोतक नहीं? चारस्वी, लांगल, ब्रिक और सीर। ठीक है, आपको बताना है इनमें से सही। तो आप देखिएगा, लांगल का मतलब क्या होता है? हल। सीर का मतलब हल, ब्रिक का मतलब हल, और ये तीनों क्या है? ये तीनों तो कृषि उपकरण है। ये कृषि उपकरण है ना बेटा, बताइएगा। चारस्वी का जो उल्लेख मिल रहा है ये क्या है? चारस्वी जो थी वो खाद जानी जाती थी, गोबर की खाद। ठीक है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। चारस्वी शब्द का प्रयोग किया गया। सीता शब्द का उल्लेख किसके रूप में किया गया? सीता शब्द का उल्लेख पृथ्वी की उर्वरा देवी, राजा जनक की पुत्री और उसके साथ साथ ज्योति बिल्कुल हल रेखा। तो जो हलों से जोती जाती थी और जो जो जैसे होता है ना, ये सपोज करिए एक हल बना लीजिए, ऐसे तो कुछ उल्टा जुलटा हल होता है। देखिएगा, मास्टर की आर्ट बहुत गंदी है। ठीक है, हल। अब जब हल से जुताई करेंगे तो ये जो कुछ क्या है, कुछ ये क्या है, कूड़ बन जाती है, ऐसे कुछ मेड़नुमा बन जाती है। तो ज्योति हुई कूड़ को यहाँ पर सीता के रूप में क्या है? प्रयोग किया गया है। सीता के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारी एक बड़ी चारागाह पर नियंत्रण रखता था वह किस नाम से जाना जाता था? ग्रामीण, राज्यपति, कुलपति, सेनानी। तो सेनानी कौन होता था? सेनानी यहाँ पर बेटा सेनापति होता था भैया। ग्रामीण जो होता था वो ग्राम का मुखिया होता था। ग्रामीण क्या था? ये ग्राम का मुखिया था। कुलपति जो था वो कुल का मुखिया था, या कुलुप जो था वो कुल का मुखिया था। तो एक ही ऑप्शन में बच रहा है व्राजपति। तो व्राजपति जो होता था वो गोचर भूमि का अधिकारी होता था, जिसका मुख्य कार्य चारागाह पर नियंत्रण रखना हुआ करता था, राइट।
भाग और बलि क्या थे? शासकीय अ, विभाग थे, धार्मिक अनुष्ठान थे, सैनिक विभाग थे या राजस्व के साधन थे। तो भाग और बलि, भाग जो था वो भूमि कर हुआ करता था, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर हुआ करता था। तो ये भाग के साधन, भाग और बलि क्या थे? ये राजस्व के क्या हुआ करते थे? साधन हुआ करते थे। तो आपने देखा लगभग 20 से ज़्यादा आपने प्रश्न किए। आई थिंक लगभग 22-24 प्रश्न आपने किए हैं। साथ ही साथ उत्तर वैदिक काल के बारे में चर्चा किया। तो आज की क्लास को अब हम यहीं पर रोकेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारी फिर से मुलाकात होगी। तो कैसी लग रही है क्लास ज़रूर बताएँ। ठीक है, कम समय में एक बेहतर रिवीजन आपका कराया जा रहा है। बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी चर्चा करेंगे। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, शेयर भी करिए ताकि हम लगातार क्लासेज़ आपके लिए लाते रहें और हम लाइव भी आने में क्या है, लाइव भी आने में सफल रहें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। थैंक यू डियर, थैंक यू।